What is conductance of electrolytic solutions? The substance which allow electricity to pass through them, that is conductors. कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है जिस सब्सटेंस से, उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं. Whereas substances which do not allow electricity to pass, जिस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती इजीली, उसको हम इंसुलेटर्स बोलते हैं. कंडक्टर्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्लास है those which conduct electricity without undergoing any decomposition. मतलब जब दो सब्सटेंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड जब उसकी कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती, those which conduct electricity without undergoing any decomposition. अगर कोई सब्सटेंस पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है और उस सब्सटेंस पे कोई डिकम्पोजिशन नहीं हो रही. डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? जैसे NaCl है. अब NaCl में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इस सब्सटेंस से इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो जाती है लेकिन कोई डिकम्पोजिशन नहीं होती. जैसे कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव नहीं बनता. इसमें सब्सटेंस जो है वो वैसे ही रहता है, सोडियम क्लोराइड ही रहता है. इसमें कोई आयंस जो है नहीं, इसमें जो है डिकम्पोजिशन जो है नहीं होती. These are called इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. जैसे कि मेटल्स, ग्रेफाइट एंड सर्टेन मिनरल्स, ये इसकी एग्जांपल्स होगी. कंडक्शन का मतलब क्या होता है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो रहे हैं. इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है पास हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो रही है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर्स. नेक्स्ट हमारे पास होता है नेक्स्ट क्लास जो है दोस विच अंडरगो डिकम्पोजिशंस, जिसमें सब्सटेंस इजीली ब्रेक हो जाते हैं जब करंट उसमें पास होता है. इसलिए इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स. जब सब्सटेंस में करंट पास होता है तो वो सब्सटेंस जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जब बन जाते हैं ब्रेक डाउन होके, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स. सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स इन वाटर, फ्यूज्ड सोल्ट्स, ये सब क्या होते हैं? इसकी एग्जांपल होती है. इन दिस केस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. इसमें जो करंट पास हो रहा है उसका कारण क्या है? क्योंकि जो सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हुआ है और डिकम्पोजिशन के बाद जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बने, उनमें जब मूवमेंट होती है, उस कारण की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है. इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. इज आल्सो नोन एज आयोनिक कंडक्टेंस. आयंस की मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम आयोनिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं. नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसको फर्दर क्लासीफाई किया गया है दो मेन कैटेगरीज में. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? इसको दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? HCl, HNO3, H2SO4. और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सोल्ट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस. स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं? HCl, HNO3, H2SO4. एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं? NaOH एंड KOH एक्सेट्रा. These dissociate almost completely in aqueous solution or in the molten state and hence conduct electricity to a large extent. Strong electrolyte वो electrolyte होता है जो completely dissociate हो जाता है in aqueous solution. किसी भी सॉल्यूशन में जब आयंस पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, वो जब पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाते हैं और पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस बन जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से फ्लो हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं वीक एसिड्स, जैसे कि ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं. वीक बेसिस होते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इनकी जो ब्रेकडाउन होती है, डीकम्पोजिशन होती है, वो वीक होती है.
और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है जो बहुत कम एक्सटेंट पे होती है, स्मॉल एक्सटेंट पे होती है, और इसमें आयंस जो है वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, इसलिए इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है। सब्सटेंसेस लाइक शुगर, यूरिया, द सॉल्यूशंस व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उनको नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं? वो सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उसको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे? फर्स्ट आता है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं सॉल्यूशन में। ये अभी हमने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है, मतलब कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंप्लीटली ब्रेक डाउन होकर बन जाते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो लार्ज एक्सटेंट पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसके आयंस प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाते और इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इसको बोलते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है और कौन सा आयोनाइज्ड नहीं हो रहा। फिर इसका सेकंड फैक्टर होता है साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। कहते हैं जितना आयंस का साइज ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। अगर आयंस का साइज कम होगा तो सोल्युबिलिटी कम होगी। अगर आयंस का साइज ज्यादा है उतनी ही सॉल्वेशन जो है आयंस की ज्यादा होगी और लेस इज द कंडक्टेंस। अगर आयंस का साइज ज्यादा है तो कंडक्टेंस जो है वो कम होगी। ये ध्यान में रखना है, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अगर आयंस का साइज ज्यादा है तो कंडक्टेंस जो है वो कम होगी। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनाइज मोर इन ए पोलर सॉल्वेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीटली डिकम्पोज कब होते हैं? जब सॉल्वेंट जो होता है वो इस तरह का होना चाहिए कि वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए। ग्रेटर द पोलैरिटी, इसलिए कहा गया है कि अगर पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट ग्रेटर होगी, मतलब सोल्युबिलिटी अगर ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन भी ज्यादा होगी, आयंस उतनी आसानी से ब्रेक डाउन करेंगे, और आयंस अगर प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। सिमिलरली अगर विस्कोसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट ज्यादा होगी तो लेस इज द कंडक्टेंस होगा, क्योंकि अगर किसी सॉल्वेंट का, अगर कोई सॉल्वेंट जो आप यूज कर रहे हो अगर उसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, अगर उसमें गाढ़ापन बहुत ज्यादा है, तो आयंस प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मूवमेंट बहुत कम रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कम होगी तो कंडक्टेंस भी कम होगी। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। हाइयर द कंसंट्रेशन लेस इज द कंडक्शन। अगर आप सॉल्वेंट और सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे हो, सॉल्यूशन का अमाउंट अगर बहुत ज्यादा है तो कंडक्शन जो है वो कम होगी। दिस इज बिकॉज इन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेशन इज लेस। अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो आयोनाइजेशन कम होगी, अगर इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है तो आयोनाइजेशन ज्यादा होगी। ठीक है। विद डिल्यूशन, in case of weak electrolyte ionization increases and in case of strong electrolyte interionic attraction decreases, hence conductance increases। अगर weak electrolyte है तो ionization increase होगी। in case of strong electrolyte अगर interionic attraction decrease है तो conduction जो है ज्यादा होगी। टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो आयंस का ब्रेकडाउन और तेजी के साथ होगा और कंडक्शन भी उतना ही तेज होगा। अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है तो आयंस उतनी ही आसानी से तेजी के साथ ब्रेकडाउन होंगे और उसकी कंडक्शन भी जो है इंक्रीज हो जाएगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं? फर्स्ट आता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। मेटल का नेचर क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने पर एटम, और टेम्परेचर। इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब मेटालिक कंडक्टर्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है बिना सब्सटेंस के ब्रेकडाउन की होती है।
फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस विदाउट द डीकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है बिना सब्सटेंस के बिना ब्रेकडाउन के इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इसमें जो हो रही है डीकम्पोजिशन, सब्सटेंस के डीकम्पोजिशन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है उसका कारण है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होना। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होगी। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैटर का फ्लो होना जरूरी है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। आयंस मूव करेंगे तो ही इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट होगी और इसमें मैटर भी फ्लो होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इसमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो डिक्रीज होता है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे कंडक्शन जो है डिक्रीज हो जाएगी। इसमें जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मेटल इज आल्सो ड्यू टू वाइब्रेटिंग कर्नल्स। The resistance offered by an electrolytic solution is due to the inter-ionic attractions and viscosity of the solvent. इसमें जो रेजिस्टेंस ऑफर होती है बाय मेटल, अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं तो मेटल्स में क्या होगा, वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मेटल्स जो है वो रेजिस्ट करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसी भी तरह की वाइब्रेशंस जो है ना हो। तो मेटल्स क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं ताकि किसी तरह की वाइब्रेशन ना हो और इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से कंडक्ट हो सके। और इसमें जो आता है इंटर आयोनिक अट्रैक्शंस होती है और विस्कोसिटी के ऊपर जो है डिपेंड करता है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। अगर विस्कोसिटी कम है तो आयंस इजीली मूव करेंगे, अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो आयंस जो है उनके मूवमेंट में प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है और कंडक्टेंस क्या होता है। एवरी सब्सटेंस ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट। जब भी आप किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करोगे तो वो सब्सटेंस जो है कहीं ना कहीं रेजिस्ट ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा ताकि वो करंट जो है वहां पे फ्लो ना हो पाए। चाहे आप करंट ज्यादा फ्लो कर रहे हैं चाहे कम फ्लो कर रहे हैं, कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे आप किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे वो रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करेगा ही करेगा। और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ओम्स लॉ के जरिए। इफ द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज अप्लाइड टू ए वोल्टेज E एंड करंट I, इसमें वोल्टेज को E माना है और करंट को I माना है, देन द रेजिस्टेंस R ऑफ द कंडक्टर इज E डिवाइडेड बाय I। आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। इसमें V को इन्होंने E माना है तो आप E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी लिख सकते हैं। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करेंगे तो R कांस्टेंट रख जाएगा जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो R क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाय I। R के यूनिट्स क्या होते हैं, ओम्स होते हैं, और वोल्ट E किसको बोलते हैं, वोल्टेज को। वोल्टेज के यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट, और करंट के यूनिट्स होते हैं एम्पियर में। तो SI यूनिट ओम्स के क्या हो जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, S क्यूब A स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और ओम्स होता क्या है यहाँ पे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मल्टीप्लाई 1 एम्पियर आ जाएगा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या होता है, एम्पियर्स इनटू सेकंड, एम्पियर्स इनटू सेकंड्स। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू, हाँ जी, तो चार्ज क्या होता है, I डिवाइडेड बाय T होता है, ठीक है। तो I डिवाइडेड बाय T हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो I डिवाइडेड बाय T क्या होगा यहाँ पे, चार्ज क्या हो जाएगा, एम्पियर डिवाइडेड बाय सेकंड, तो 1 डिवाइडेड बाय एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे। तो I होता है Q मल्टीप्लाई T। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकंड हो जाएगा। मास होता है किलोग्राम में, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L होता है मीटर में, ये होता है एम्पियर स्क्वायर सेकंड। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपके ओम्स के यूनिट्स आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि
आपको पता है कि I क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी, अगर रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो जाएगी। रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस की डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, उसको हम कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस को किसके साथ डिनोट करते हैं, G के साथ। तो G इक्वल्स टू हो जाएगा 1/R। अब हमने कंडक्टेंस के यूनिट्स पढ़ने हैं। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, तो ये आ जाएगा पर ओम। ओम पर ओम आ जाएगा इसका। कंडक्टेंस के यूनिट्स आ जाएंगे। इसको हम मो सेकंड भी बोल सकते हैं और सीमेंस भी बोल सकते हैं। तो इसके 3 यूनिट्स होते हैं, मो सेकंड और सीमेंस। तो ये आपके यूनिट्स है। 1 सीमेंस किसके इक्वल होता है, पर ओम के इक्वल होता है। स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसको बोलते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, एरिया के। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करोगे तो कांस्टेंट लगता है रो। रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है कौन से मटेरियल का आप कंडक्टर जो है यूज कर रहे हैं, और रेजिस्टिविटी उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अब आपने क्या करना है, एल को आपने 1 सेंटीमीटर सब्सटीट्यूट करना है, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर जो है, अगर आप एल को 1 सेंटीमीटर सब्सटीट्यूट करोगे, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सब्सटीट्यूट करोगे, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, रो के इक्वल हो जाएगा। अब आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर जिसकी लेंथ क्या है 1 सेंटीमीटर, एरिया क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कंडक्टर, तो आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी। मतलब एल को आपने 1 सेंटीमीटर सब्सटीट्यूट किया था, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सब्सटीट्यूट करना है, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। जो रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी का, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल अगर 1/रो हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी का सिंबल होता है स्मॉल के, आप इसको कह सकते हो। ये कंडक्टिविटी का सिंबल होता है। कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं जी के साथ। तो आर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो जी की वैल्यू है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट होगी उसमें आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। जो इक्वेशन 1 है उसमें आपने ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। आर और रो की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो जब आप आर और रो की वैल्यू वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू जी एल बाई ए। अब आपने एल को 1 सेंटीमीटर लेना है और एरिया क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने कंडक्टिविटी की डेफिनेशन करनी है। कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, लेंथ आपने 1 सेंटीमीटर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, एरिया जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसको हम बोलेंगे कंडक्टिविटी। यहाँ पे जब आप एल को 1 सेंटीमीटर सब्स्टिट्यूट करोगे और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। अब रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, रो क्या होता है आर ए बाई एल। आर के यूनिट्स होते हैं ओम, ए होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और एल होता है सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर यहाँ आप कटिंग करोगे तो ओम सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास इसके यूनिट्स हो जाएंगे। 1 ओम मीटर किसके इक्वल होता है, 100 ओम सेंटीमीटर के। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 बाय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के यूनिट्स होते हैं ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ओम जो रेसिप्रोकल आप खत्म करोगे तो ओम ऊपर जाके पर ओम हो जाएगा और पर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपके आ जाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के यूनिट्स।
1 सीमेंस पर सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 100 सीमेंस पर मीटर के इक्वल। व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है? फॉर कंपेयरिंग द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब एक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अलग वैल्यू आई है, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अलग वैल्यू आई है, तो आप दोनों कंडक्टेंस को आप कंपेयर करोगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी सेम। उसके लिए जरूरी है कि जो वॉल्यूम होगा दोनों सॉल्यूशन का वो सेम होना चाहिए। दे मस्ट कंटेन डेफिनेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच गिव्स आयंस कैरिंग द सेम टोटल चार्ज। इसके लिए यह भी जरूरी है कि जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है कुछ अमाउंट में, वो उसके जो आयंस बनेंगे वो प्रॉपर अमाउंट में बनने चाहिए। तो ये दो चीजें जरूरी है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक तो जो दो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपने अलग अलग चूज किए हैं, और उसके अलग चूज करने से क्या होगा कि उसकी कंडक्टेंस आपने कंपेयर करने की क्या आ रही है। उसके लिए जरूरी है उसका वॉल्यूम सेम होना और आयंस का फ्लो होना। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट ए डिल्यूशन V, वॉल्यूम V पे आपने डिफाइन करना है द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। एक इक्विवेलेंट में कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं और कितनी कंडक्टेंस वहां पे हो रही है, और जब आपने उसको डिसॉल्व किया 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर and the area of electrode is so large the whole of the solution contained them, it is represented by this is the equivalent conductivity of symbol। तो वो ये कह रहा है कि आपने एक बीकर लिया हुआ है, कंटेनर है, उसमें आपने दो इलेक्ट्रोड्स लगाई है और उसमें आपने सॉल्यूशन डाला हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है और दो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें। कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना अमाउंट है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, और उसमें कितने आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जब आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, और कितने आयंस उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, और उसमें इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस भी है जो 1 सेंटीमीटर है और उसका एरिया भी ज्यादा है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विवेलेंट एंड दिस साइन, इसको हम लैम्डा बोलते हैं। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बीच क्या रिलेशन है? जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है ऑफ ए सॉल्यूशन इज यूजुअली नॉट फाउंड डायरेक्टली, इसको हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट इट कैलकुलेटेड फ्रॉम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हम एक केस फर्स्ट देखते हैं। सपोज 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ए सॉल्यूशन, अभी ये वॉल्यूम गिवन है सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है, इज टेकन इन ए वेसल। कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी देन इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जो जितनी भी कंडक्टेंस उसमें आएगी कि कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो हो रही है, वो क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होगी। फर्दर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। फिर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट जो आप अलग से लोगे, आपने दो अलग इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्टेंस आएगी वो किसके इक्वल होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। दूसरे कंटेनर में, दूसरे वेसल में जो आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, वो जो कंडक्टेंस आएगी वो किसके इक्विवेलेंट होगी? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। When 1 centimeter of solution containing electrolyte is considered equivalent conduct, क्योंकि हमने कहा है कि वॉल्यूम तो इनका सेम है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, मतलब उनकी वैल्यू जो है वो सेम आएगी। तो रिलेशन कैसे होगा? अगर आपको 1 मार्क्स में आता है इन दोनों का रिलेशन क्या है, तो आपने लिखना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, उसको वॉल्यूम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो होता है इसका फॉर्मूला होता है, ये आपके पास है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये है आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ठीक है, और ये 1000 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आपने C के साथ। तो KC, ये आपके पास स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इक्वल मल्टीप्लाई 1000 बाय नॉर्मेलिटी। तो ये आपके पास क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी आपको पता है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हो, ये हम फर्स्ट यूनिट में भी कर चुके हैं। तो यहाँ से आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट्स देखने हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं? पर ओम
सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपने पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट जो होते हैं इसके यूनिट्स होते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। तो ये आपने यूनिट्स याद रखने हैं, एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। और इसको हम ये भी कह सकते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, इसके यूनिट्स आप इस तरह से भी आप लिख सकते हो। या सीमेंस पर ओम किसके इक्वल होता है, 1 सीमेंस के इक्वल होता है। या आप सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हो, या सीमेंस मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट भी आप लिख सकते हो इन एसआई यूनिट्स में। तो अगर आप सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, ये जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के यूनिट्स हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के यूनिट्स होते हैं सीमेंस पर सेंटीमीटर, और 1000 क्या होता है सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो ये भी आपने इस सबके यूनिट्स जो हैं याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। मोलर कंडक्टिविटी में हम मोल्स की बात करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में ग्राम इक्विवेलेंट की बात करेंगे, और कोई डिफरेंस जो है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में नहीं है। इसमें भी सेम डेफिनेशन है। फॉर ए डिल्यूशन एट वी, जो कंडक्टेंस होगी, जो आयंस प्रोड्यूस होंगे वो होंगे 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था हमने 1 ग्राम लिया था, इसमें हमने 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और वो डिसॉल्व होगा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। व्हेन द इलेक्ट्रोड्स जो होंगे उनमें डिस्टेंस होगा सेम 1 सेंटीमीटर अपार्ट का, और जो एरिया होगा इलेक्ट्रोड्स का वो बहुत ज्यादा होगा, और सॉल्यूशन जिसमें आपने कंटेन किया है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी इस तरह से, लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी। इसका क्या रिलेशन होगा, सेम ऐसे ही रिलेशन होगा, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम को 1000 डिवाइडेड बाय, उसमें हमने नॉर्मेलिटी लिखा था क्योंकि इसमें हमने ग्राम इक्विवेलेंट यूज किया था, इसमें हम मोलैरिटी यूज कर रहे हैं, तो के स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलैरिटी आ जाएगा। इसके यूनिट्स क्या होंगे, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें पर ग्राम इक्विवेलेंट था, इसमें पर मोल आ जाएगा। और इसको लिखेंगे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या लिखेंगे पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये एमसीक्यूज में यूनिट्स जो है पूछे जाते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को लिखेंगे सीमेंस पर सेंटीमीटर, और वॉल्यूम को लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, मोलैरिटी को लिखेंगे मोल पर लीटर, और मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमने मेजरमेंट करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम कैसे मेजर करेंगे, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, यही हमने पढ़ा है, G इक्वल्स टू 1/R। हेंस कंडक्टेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, कंडक्टेंस कैसे ऑब्टेन्ड होगा, जैसे हम रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो कंडक्टेंस भी हम जो है मेजरमेंट कर लेंगे। और इसको हम करेंगे कौन से प्रिंसिपल के साथ, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड के साथ। तो ये हमारे पास डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। R1 जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी वैल्यू है वो वेरी करेगी, कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगी। R2 जो अननोन रेजिस्टेंस है, ये हमें पता नहीं है। R3 और R4 रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, इसको हमने बैटरी के साथ अटैच किया हुआ है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जो करंट की डिफ्लेक्शन बताएगा, और यहाँ पे हमने स्विच लगाया हुआ है। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, आपने सीधा वैल्यू लिखनी है R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। तो आपके पास R1, R2, R3/R4 जो है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। जब आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे इस इलेक्ट्रोलाइट में, द फर्स्ट डिफिकल्टी क्या आएगी, it is that solution cannot be connected in the bridge like metallic wire or any other solid conductor. This difficulty is overcome by taking a special vessel such that solution is present between the two electrodes. The cell thus used is called conductivity cell. वो ये कह रहा है कि जो पहली डिफिकल्टी आपको ये आएगी, द सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड इन द ब्रिज। जो सॉल्यूशन आप इसमें यूज कर रहे हो वो उसको आप ब्रिज की तरह कनेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि मेटालिक वायर। ये वायर्स तो आपने कनेक्ट कर ली, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह, लेकिन जो सॉल्यूशन आप इसमें डालोगे वो आप व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह कैसे कनेक्ट करोगे, वो आप नहीं कर सकते। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए, एनोड एंड कैथोड,
और उसके लिए जो सेल यूज किया गया दैट इज कंडक्टिविटी सेल। और वो जो सेल बना होगा वो पायरेक्स ग्लास का बना होगा, उसमें 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स होंगी जिनमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा। जो सेकंड डिफिकल्टी इस मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में आएगी वो ये आएगी कि इसमें आप जो सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप यूज कर रहे हो, इफ द डायरेक्ट करंट इज यूज्ड, अगर आप डायरेक्ट करंट यूज करोगे तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्यूशन जो है उसमें करंट, अगर आप डायरेक्ट करंट यूज करते हो इट कॉजेज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन में वाटर जो है इलेक्ट्रोलिसिस होनी शुरू हो जाएगी। एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी अमाउंट वेरी करनी शुरू हो जाएगी। उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, वो वेरी करेगा। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट। इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम डायरेक्ट करंट की जगह ऑल्टरनेटिंग करंट जो है यूज करेंगे, ताकि जो है उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज ना आए और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज ना हो, तो उस डिफिकल्टी को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो हमने क्या करना है, अब X इज द रेजिस्टेंस, X इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बाय द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। अब आप हमने डायग्राम देखनी है यहाँ पे, तो X जो हमने फाइंड आउट करना है अननोन रेजिस्टेंस, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस X। रेजिस्टेंस R डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस X क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, और रेजिस्टेंस X क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD। तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, तो ये आपके पास आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, और एक आ जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD। ये जो दो रेजिस्टेंस आपको गिवन है इनकी वैल्यू लेनी है आपने, ठीक है। जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD है उसको आपने R लेना है, और जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD का मतलब होता है आपने लेंथ AD लेनी है, और रेजिस्टेंस ऑफ वायर CD का मतलब होता है लेंथ आपने CD लेनी है। तो रेजिस्टेंस X किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस R है, इस ये जो लेंथ CD है ये R के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और लेंथ AD जो है वो नीचे आ जाएगी। इससे आप रेजिस्टेंस X जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के जरिए कैलकुलेट आप कर सकते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस R पता है और बैलेंस एट पॉइंट D रेजिस्टेंस X ऑफ द सॉल्यूशन, तो G क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, क्योंकि कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, 1/x आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आपने यहाँ पे कैलकुलेट की है, ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं सिंपली कंडक्टिविटी, दैट इज इस सिंबल के साथ हम डिनोट करते हैं रिलेटेड टू कंडक्टेंस G के साथ। तो इसका हम पहले भी रिलेशन कर चुके हैं कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टेंस मल्टीप्लाई L/A होती है। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, द कंडक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाय मेजरिंग इट्स कंडक्टेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। मतलब कंडक्टिविटी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें कंडक्टेंस पता है, अगर हमें डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पता है, अगर हमें एरिया पता है। बट जो ये मेजरमेंट है L and A is neither convenient nor reliable. Hence for particular cell L/A जो होता है वो कांस्टेंट होता है, जो भी लेंथ हो गई इलेक्ट्रोड्स की वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम उसका एरिया चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये जो होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं G के साथ, G क्या होता है L/A, इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस G मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट G। तो ये हमारे पास आ जाएगा। यूनिट्स क्या होते हैं सेल कांस्टेंट के, ये हो जाएगा G L/A सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पर सेंटीमीटर आ जाएगा, पर मीटर आ जाएगा SI यूनिट्स में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हम कर चुके हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1000 बाय नॉर्मेलिटी। सेम ऐसी मोलर कंडक्टिविटी भी आप कर चुके हो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1000 बाय मोलैरिटी। तो आपने बस फॉर्मूले लिखने हैं यहाँ पे, और उसके बाद आपने ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। रेजिस्टेंस क्या, रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला करना है। यहाँ पे सेल कांस्टेंट क्या होता है, सारे फॉर्मूलेज आप जब तक आपको नहीं पता होंगे तब तक आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते। तो जितने भी आपने फॉर्मूले लिखे हैं उसको आपने याद रखना है, ताकि और इसके सारे यूनिट्स भी आपने जो है अच्छे से याद रखने हैं। ये MCQs 1 मार्क्स में यूनिट्स तो पूछे जाते ही जाते हैं।
तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी आप न्यूमेरिकल्स जो है डिस्कस कर पाओगे।